एवरीवन, आज हम रिवाइज करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। तो उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास कोई सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। मान लो मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो एंगल थीटा बना रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स विल बी बी डॉट ए। क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गई, सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर हो गया, तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट। आंसर क्या दे रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए बोल सकते हैं या बी ए कॉस थीटा बोल सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा हमारे पास जीरो है। नेगेटिव के लिए अगर हम थीटा 180 ले लेंगे तो कॉस के जितने भी ऑड पाई मल्टीपल्स हैं वो -1 है, तो फाई कितना आ जाएगा, माइनस बी इंटू ए। थर्ड हमारे पास थीटा अगर 90 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट वेबर है, सीजीएस हम बोलते हैं मैक्सवेल, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। उसके बाद हमारे पास कुछ और यूनिट्स भी हैं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर पर एम्पियर बोल सकते हैं। नॉर्मल एमसीक्यूज में हमारे पास इसके कई वेरिएंट्स आ जाते हैं, तो इन्हीं को हम आगे चेंज करके डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ml स्क्वायर T2 a पावर -1। नेक्स्ट फैराडे के हमारे पास जो मेन लॉज हैं उसमें सबसे पहला लॉ क्या है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है किसी कॉइल के साथ, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारे पास क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। मींस जैसे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा उतनी देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगी। सेकंड है, ठीक है, जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तो फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है, तो कितना कैसे चेंज होगी, दोनों चीजों में क्या रिलेशन है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। ये कौन बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो गई, माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स हम किसको बोल रहे हैं, फाई से बोल रहे हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए रिलेशन बन जाता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, अगर विद टाइम हमारे पास फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो हम लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1, मीन्स फ्लक्स की वैल्यू में जो चेंज आएगा, या हम फाई को लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए वो बन जाता है बैन कॉस थीटा। तो इधर बी चेंज हो, एरिया चेंज हो, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, और चेंज आने से क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। तो मींस E इज इक्वल टू माइनस एन अगर हमारे पास फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब फ्लक्स में हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो माइनस एन ए B2 माइनस B1 कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी, एवरेज वैल्यू ले ली, माइनस एन बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 अगर एंगल में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा कैसे लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये डी बाई डी टी मीन्स जो रेट ऑफ चेंज है वो किसी भी टर्म के आगे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बी के आगे, ए के आगे, नंबर ऑफ टर्न्स के आगे, थीटा के आगे। तो अगर सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है तो डी ए बाई डी टी, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो डी बी बाई डी टी। अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट ले लें, मतलब n टर्न्स है हमारे पास, तो तीन चीजों में चेंज कैसे लिखेंगे, इधर एरिया में, इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, या और हमारे पास कौन सी चीज आ गई, ओमेगा टी। तो अगर कॉस ओमेगा टी में चेंज आ रहा है
तो डिफरेंशिएट करेंगे कॉस को, कॉस की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन थीटा। तो जब साइन माइनस BAN एज इट इज कॉस ओमेगा टी की साइन ओमेगा टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया क्योंकि कॉस की माइनस साइन और ओमेगा टी की ओमेगा, तो क्या आ जाएगा 52 साइन ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू BA ओमेगा N साइन ओमेगा टी। तो ये आ गई इंड्यूस्ड EMF। अगर हम किसको एरिया को चेंज कर रहे हैं सिर्फ, या हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या एंगल चेंज हो रहा है। एंगल थीटा किसका है, थीटा हमारे पास एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर हम इसी से निकालना चाहें इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड पावर। तो सबसे पहले करंट के लिए I इज V/R या E/R। E कितना होता है माइनस N d∅dt। तो यही रिलेशन यूज करते हैं तो आ जाता है माइनस N/R d∅dt। नेक्स्ट चार्ज, तो करंट इज dq/dt। तो यहां से हमारे पास Q कितना आ जाएगा I dt के इक्वल आ गया, तो माइनस N/R d∅ के इक्वल आ गया। अब जो चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज है, वो टाइम इंडिपेंडेंट है, यहाँ टाइम की टर्म नहीं आई तो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट इंड्यूस्ड पावर अगर हम लें तो P इज V²/R मींस E²/R। तो E का फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा N²/R d∅dt का होल स्क्वायर। तो मींस ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी कर रही है और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। तो ये हमारे पास तीन चीजें, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूस्ड पावर। नेक्स्ट है हमारे पास लेंजेस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ डायरेक्शन such that it tends to oppose the cause that produces it। तो मतलब अगर कोई मैग्नेट अप्रोच कर रहा है कॉइल की तरफ, नॉर्थ पोलैरिटी के साथ मूव कर रहा है कॉइल की तरफ, तो कॉइल में कौन सी पोलैरिटी आएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या आएगी, हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग वो पोलैरिटी होगी जो अपोज करे बाद में। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो अगर नॉर्थ अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, मींस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर नॉर्थ पोल जो है वो मूव करे इस तरफ, मतलब मैग्नेट को अगर हम इस तरफ मूव करवाते हैं तो जो कॉइल है वो कौन सी पोलैरिटी शो करेगा, साउथ। मतलब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज क्योंकि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ये इसको अपोज कर रहा है, ऑपोजिट पोलैरिटी ले रहा है। लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है लेंजेस लॉ। यहाँ पे बेसिकली जहां पे भी इंड्यूस्ड वर्ड आता है हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कई जगह राइट हैंड थंब रूल भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर when there is an increase in the magnetic flux in the coil, मान लो हमने एक वायर रखी है, B2 एक करंट जा रहा है और ये करंट कैसा है, इंक्रीजिंग करंट है। तो इस कॉइल में हमारे पास क्या पोलैरिटी होगी या करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसने इसको अपोज करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। सिमिलरली अगर B से A की तरफ करंट डिक्रीजिंग है तो ये सपोर्ट करेगा इसको और जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, साउथ पोल। तो ये पॉइंट कहां से आया, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, इंक्रीजिंग था, देन द इंड्यूस्ड करंट इज इन द इनवर्स डायरेक्शन, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल द इंड्यूस्ड करंट इज इन द डायरेक्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपोज कर रहा था, यहाँ पे जो है वो सेम डायरेक्शन में था। इंक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट, अपोज किया सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। तो सबसे पहले इसमें आता है कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम दो केसेस लेते हैं कि अगर जो रॉड है वो मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक रॉड कंसिडर की, उसमें हमने मूव करवाया रॉड को परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव करेंगे इसी डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करना स्टार्ट करेंगे P से Q की तरफ।
ये मोशन तब तक होगा जब तक कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप हो जाती जो कि अपोज करे इसको और चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अपोज करे। तो मींस पॉजिटिव पोलैरिटी पी पे डेवलप होगी और नेगेटिव पोलैरिटी क्यू पे डेवलप होगी। तो यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, पी टू क्यू। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है फर्दर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आती है इक्विलिब्रियम स्टेज जहां पे मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो QE इज इक्वल टू QVB, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई V इंटू बी। अब हमें फाइंड करनी है मोशनल EMF, तो हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाय L, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V बाय L, V कितना आ जाएगा E इंटू L। तो मोशनल EMF को E से रिप्रेजेंट किया, E इंटू L, कई जगह स्मॉल e से, तो ऐसे VLB जो हमारे पास BLV फॉर्मूला आ गया किसका, मोशनल EMF का, जब रॉड मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आता है केस नंबर 2, अगर कुछ एंगल पे मूव करे। अब वो जो एंगल थीटा है वो रॉड हमारी, इफ द रॉड इज मूविंग बाय मेकिंग एंगल थीटा, दो चीजों के साथ बनाएगी, मतलब जो हमारे पास एंगल है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और विद द लेंथ। तो हमारे पास दो के साथ अगर एंगल थीटा बन रहा है, केस नंबर 1 हमने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, और जो रॉड है वो इस तरह आ रही है, एंगल किसके साथ बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा। वेलोसिटी वेक्टर हमने क्या ले लिया, v। तो अगर हम v को रिजॉल्व करें, ये थीटा है, ये v साइन थीटा और ये v कॉस थीटा, तो E इज इक्वल टू अगेन b l v। तो यहां v का कौन सा कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है, v साइन थीटा। तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा VLV साइन थीटा। अब अगर हमारे पास ये जो रॉड है ये मूव कर रही है, एंगल थीटा बना रही है किसके साथ, लेंथ के साथ, तो सिमिलरली यहां पे हमारे पास ये आएगा परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट। साइन थीटा निकालते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन L। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, L साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। तो यहां जब L को L साइन थीटा पुट कर देंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा BLV साइन थीटा। नेक्स्ट थर्ड केस इसमें आता है कि अगर हमारे पास कोई रॉड मूव कर रही है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो हमने रॉड को PQ से ऐसे डिनोट किया, वेलोसिटी V इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन एंगल कितना बना रहा है, थीटा। हमने उसको ऐसे एक पॉइंट बॉडी की तरह बनाया है ताकि हम इजीली सारी की सारी फोर्सेस शो कर सकें। तो इसका mg वेट डाउनवर्ड, अब अगर ये थीटा है तो हमें पता है ये भी थीटा होता है, ये थीटा है तो ये कितना रह गया 90 माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा और ये होगा mg sin 90 माइनस थीटा। तो यहां पे ये मूवमेंट जो है, मोशन है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी v, नॉर्मल रिएक्शन हमने ले लिया r। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है r जो हम शो कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन हम n भी दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अब E कितना होता है, BLV, लेकिन हमारे पास ये जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितना है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कितना आ गया, E इज BLV कॉस थीटा। जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट है mg का, वेलोसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में है v, तो ये है v। तो अगर हम v का हम ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं तो हमारे पास ये आया mg cos 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आया, mg sin 90 माइनस थीटा। तो v का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या बन गया, v cos थीटा। तो E कितना आएगा, BLV cos थीटा। अब इंड्यूस करंट के लिए I इज इक्वल टू E बाय R, तो अगर हम पुट करते हैं VLB cos थीटा बाय R तो ये आ गया इंड्यूस्ड करंट। बट हम कंडीशन फाइंड कर रहे हैं कि अगर जो रॉड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसमें हमारे पास हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ये ले ली हमने FM, अगेन ये एंगल थीटा है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट FM cos थीटा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड तब मूव करेगी जब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जो है बैलेंस हो जाएंगी।
तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड मूव कर रही है तो मींस ये दोनों फोर्सेस बैलेंस की। अब मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करता है, बिल मैक्सिमम फोर्स BI है, क्योंकि हम ले रहे हैं वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट V sin 90 माइनस थीटा। तो यहां पे आ गया ये बिल cos थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं sin थीटा। अगर हम I की ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है mg r sin थीटा अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमें क्या मिल गया, कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास मोशनल EMI इन लूप बाय जनरेटेड एरिया। हमने रॉड को मूव करवाया, रॉड को वेलोसिटी v से मूव करवाया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक केस में हम ऐसे मूव करवा रहे हैं, सेकंड में हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन में उसको मूव करवाएंगे। यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फिर वर्टिकल प्लेन में मूव करवाते हैं। तो सबसे पहले जब मूव करवाएंगे वेलोसिटी v के साथ तो हमारे पास EMF तो सेम BLV, फ्लक्स BLV T बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है इंड्यूस्ड EMF। I कितना होगा, E/R, तो E की वैल्यू BLV/R, तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल I की वैल्यू पुट की तो बन गया d स्क्वायर l स्क्वायर V/R। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड इन मूविंग द कंडक्टर। तो दो तरह की निकालनी है, एक है मैकेनिकल पावर, दूसरी है इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो F फोर्स एक्सटर्नल इंटू V, तो पावर का हम जनरल फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी किया कितना आ गया, b स्क्वायर l स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल के लिए हीट अपॉन टाइम I स्क्वायर R, तो बन जाएगा BLV अपॉन R का होल स्क्वायर, मींस सेम आ गया। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गई, सेम। अब सेम हम रॉड को वर्टिकल प्लेन में जब मूव करवाते हैं वेलोसिटी v के साथ, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो रही है। मास तो सेम है। अगर हमें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे कि जो वेट है वो बैलेंस कर जाए मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ पे वेट बैलेंस करवाया मैग्नेटिक फोर्स सेम रहेगी। हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, mgr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर। वो था हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यहां हमने मूव करवाई वर्टिकल प्लेन में। नेक्स्ट मोशनल EMI ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो हमने एक रॉड कंसिडर की, एक पॉइंट से फिक्स किया, उसको ऐसे हमने मूव करवाया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म B ले ली हमने। तो कितनी EMF आती है, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। तो E हमारे पास आएगा कितना, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे किसी व्हील को मूव करवाते हैं तो उसके जो स्पोक्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, स्पोक्स भी मूव करेंगे। तो क्योंकि फ्लक्स कटिंग होगी यहाँ पे हमारे पास जो भी स्पोक्स हैं व्हील के, तो सेम EMF आ जाएगी कितनी, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। तो जो नेट EMF है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्पोक्स। ये साइकिल व्हील था। सिमिलरली अगर हम कोई एक कॉपर डिस्क लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग, इसमें भी हम मान के चल रहे हैं हमारे पास कंडक्टिंग रॉड्स हैं। तो जैसे ये मूव कर रहा है तो अगर एक का जो रेडियस है या लेंथ है वो r है तो इंड्यूस्ड EMF सेम आएगी, अगेन ड्यू टू फ्लक्स कटिंग, इक्वल EMF कितनी होगी, हाफ B R स्क्वायर ओमेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई सेमी सर्कुलर जो कंडक्टिंग लूप है उसके लिए हमें इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है, तो सेम एरिया हो जाएगा हाफ R इंटू लेंथ कितनी होगी, R इंटू थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे थीटा आ जाएगा ओमेगा टी, तो एरिया बन गया हाफ R स्क्वायर ओमेगा टी। इंड्यूस्ड EMF कितनी होती है, B A, फाई होता है बैन BA, तो ये हो जाएगा DA/dt, तो ये आ गया R स्क्वायर ओमेगा। तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास सेम आ जाएगा हाफ B R स्क्वायर ओमेगा। तो सेम आया कंडक्टिंग रॉड के लिए, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा लेंथ थी, यहाँ रेडियस R L था अगेन, तो हाफ B L स्क्वायर ओमेगा, यहाँ R ले लिया तो भी आंसर क्या रहा, सेम रहा। तो यहाँ जो नेट EMF है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्पोक्स।
नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की टू अपोज एनी चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। ये सेम रोल प्ले करता है जो मैकेनिक्स में हमारे पास इनर्शिया प्ले करता था। तो अगर हमारे पास कोई कॉइल है जिसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे ही करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो जो ईएमएफ आई है वो अपोज कर रही है विद इन दैट सेम सर्किट, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये जो प्रोसेस है सेल्फ इंडक्शन, मतलब एक ही कॉइल में, खुद की ही कॉइल में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आई। एल हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैसे आता है? जैसे जैसे करंट चेंज होता है वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एल आता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लेंगे तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 ले लें तो हमारे पास फाई की जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या यूनिट्स हैं? हम इसको लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, या जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो हम इसको बहुत तरीके से स्प्लिट करके आगे लिख सकते हैं, लेकिन जब हम मेन इसका यूनिट यूज करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हेनरी। तो ये हमारे पास H से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसका यूनिट। अब सेल्फ इंडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर कॉइल के लिए, तो L क्या है? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2। फॉर्मूला है ये सर्कुलर कॉइल के लिए, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो L कितना आ जाएगा? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2। अगर हम पढ़ते हैं सोलेनॉइड के लिए, तो सोलेनॉइड के लिए म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। म्यू अगर हम कोई मीडियम यूज कर रहे हैं तो हम उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, एन स्क्वायर ए बाई एल। यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं एल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो एल है हमारे पास, ये करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब हमारे पास उनकी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट करंट का चेंज होने से हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन हो रही है। तो एल किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? एन नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे। तो एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, और साथ में हमारे पास परमिएबिलिटी, नेचर कैसी है मटेरियल की, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोरॉइड के लिए इसकी वैल्यू, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आर बाई 2। अगर हम लेते हैं स्क्वायर कॉइल के लिए, जिसकी हमने साइड ले ली ए, तो 2√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई पाई। ये किसकी है? स्क्वायर कॉइल की है। नेक्स्ट आ जाएगा कोएक्सियल सिलेंडर्स के लिए, तो एन होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर लॉग ई आर 2 बाई आर 1। जब हम इसको चेंज करते हैं हम लिखते हैं 2.303 लॉग 10। तो R2 R1 हमारे पास क्या है? जो हमने दो कोएक्सियल सिलेंडर्स लिए हैं, एक का रेडियस R2 और दूसरे का रेडियस हमारे पास क्या है? R1 है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। तो अगर किसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है, मतलब हमने करंट पास करवाया, चेंज ऑफ करंट हुआ, चेंज ऑफ करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ आई। अब जो सोर्स है वो भी कुछ वर्क डन करेगा, ताकि अगर सर्किट में हमें स्टेडी करंट फ्लो करवाना है, तो जो सोर्स ईएमएफ है, सोर्स है हमारे पास, वो भी कुछ वर्क डन करने वाला है अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ताकि हमारे पास कैसा करंट फ्लो हो? कांस्टेंट स्टेडी करंट फ्लो हो। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू कितनी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं एन फाई आई बाई 2। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैग्नेटिक एनर्जी के बाद आती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे इसको हम जब यूज करते हैं तो कितना आता है? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी, वैक्यूम में हम लेते हैं। ये सिमिलर है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे कॉइल क्या थी? सिंगल कॉइल यूज कर रहे थे हम। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल्स आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हमने प्राइमरी में करंट फ्लो करवाया
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ सेकेंडरी में, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी जो भी उसकी नेबरिंग कॉइल होगी। तो दो कॉइल्स यूज हो रही हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एन। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल था, म्यूचुअल के लिए आ जाएगा एम। सेम है जैसे वहां करते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एम आई। तो यहां पे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आ जाएगी, माइनस एम डी आई बाई डी टी, जैसे यहां आई थी माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे, N1 N2। अब यहाँ पे इनकी खुद की भी तो इंडक्शन होगी, सेल्फ इंडक्टेंस जो यहां पड़ी थी, तो L1 L2 इन दोनों पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट एरिया, यहां भी एरिया पे डिपेंडेंस थी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल, सेम सेल्फ इंडक्शन भी डिपेंड कर रही थी इस फैक्टर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल मींस रिलेटिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है कपलिंग, कपलिंग ऑफ दीज टू कॉइल्स। तो कपलिंग कैसे डिसाइड होती है, कपलिंग के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यूज करते हैं के मैक्सिमम होता है हमारे पास अगर जो दो कॉइल्स हैं जो हम प्राइमरी सेकेंडरी ले रहे हैं, दीज टू कॉइल्स आर वाउंड ओवर ईच अदर। तो हमने अगर ऐसे रखा है ओवर अ फेरोमैग्नेटिक कोर, तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, ऐसे हमारे पास कुछ एयर गैप है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। लेकिन अगर दोनों कॉइल्स परपेंडिकुलर है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर के लिए के 0 है। अब रिलेशन है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस और दोनों की सेल्फ इंडक्टेंसेस के बीच में, तो हम यहाँ पे m लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिनकी तीनों वेरिएंट्स हमने कर लिए कि कौन से हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास डिपेंड करेगी कैसे कपलिंग हो रही है दोनों की। तो m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। यहां से हमें क्या चीज दिख रही है कि अगर L 0 है, अगर दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस 0 है, तो m तो 0 होगा ही, बट कन्वर्स जो है वो ट्रू हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है या नहीं भी होगा। अगर L 0 है तो m तो 0 होगा ही, बट अगर m 0 है तो जरूरी नहीं है हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 0। म्यूचुअल इंडक्टेंस के हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, सबसे पहले सर्कुलर कॉइल के लिए, तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस की थी, उसमें सिंगल कॉइल थी। अब क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो हमने इसमें कंसेंट्रिक 2 सर्कुलर कॉइल्स ली हैं, एक में करंट फ्लो करवा रहे हैं I, तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, पाई म्यू नॉट, वहां था n स्क्वायर, N1 N2 R स्क्वायर बाय 2R। नेक्स्ट हमारे पास अगर अगेन 2 सोलेनॉइड्स हैं, पहले एक था तो म्यू नॉट n स्क्वायर था, तो N1 N2 A बाय L। 2 कंसेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल्स, फिर से एक थी, तो यहां आ जाएगा म्यू नॉट 2 रूट 2 n स्क्वायर की जगह N1 N2 L स्क्वायर बाय पाई L। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, तो हम इंडक्टेंसेस को भी सीरीज में या पैरेलल में अटैच कर सकते हैं। तो अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो सेम जो रेजिस्टर्स में सीरीज का फॉर्मूला होता है, NS इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर जो दो कॉइल्स हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे भी पैरेलल में 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, क्योंकि अगर वो बहुत दूर हैं तो हम M को निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कॉइल्स व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो हम ये फॉर्मूला लेंगे L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। सिमिलरली हमारे पास अगर पैरेलल में है बट दे आर क्लोजर टू ईच अदर, L1 L2 माइनस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। तो ये M फैक्टर्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सीरीज में, पैरेलल में, अगर वो क्लोज है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो अगर हमने इंडक्टर को और रेजिस्टर को सीरीज में अटैच किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, क्लोज्ड सर्किट में करंट राइज करेगा एक्सपोनेंशियली। तो जब करंट राइज करता है और वो राइज कर जाएगा 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ से डिनोट करते हैं, जो कि है L बाय R। फिर से हमने LR सर्किट लिया, उसको सीरीज में हमने बैटरी के साथ अटैच किया है, तो जब करंट राइज करेगा, ये कौन सा है, मेन करंट, तो जब करंट राइज करेगा वो कैसे राइज करेगा, एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली जब राइज करवाएंगे, ये टाउ हमने लिया है टाइम कांस्टेंट, जिसपे करंट जो है 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका है। तो हमारे पास I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, E बाय R, जिसको हम स्टेडी स्टेट करंट भी बोलते हैं।
तो ये हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। इंड्यूस्ड करंट कहाँ आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मेन करंट की डायरेक्शन, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। अब अगर इसके बाद हम सर्किट को ओपन कर देते हैं तो जो करंट है वो फिर से डिक्रीज करेगा। कैसे? एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पे अगेन हमने सर्किट को ओपन किया तो मेन करंट की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। मतलब करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा? एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पे हमारे पास वो टाइम जहां पे जो करंट है वो डिक्रीज कर जाएगा 37% अगेन ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। तो ग्राफ आ जाएगा डिके का और राइज के लिए। तो टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट है। यहां डिफाइन किया 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू जब राइज कर रहा था। यहां पे हमने डिफाइन किया 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू जब वो डिक्रीज कर रहा था एक्सपोनेंशियली। इसके बाद हमारे पास है एलसी ऑसिलेशंस। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज लेते हैं, इनिशियली उसका चार्ज है Q0, और अगर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है थ्रू एन इंडक्टर, तो उसमें जो करंट है और जो चार्ज है वो ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली। फिर से हमारे पास अगर कोई जो कैपेसिटर है उसकी हम डिस्चार्जिंग करवा रहे हैं, इनिशियल चार्ज कितना है? Q0 है। तो करंट और जो चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज करेगा? थ्रू एन इंडक्टर। सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेशंस होंगी। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/2π√LC। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एसी में जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर हमें वोल्टेज को राइज करवाना है या फॉल करवाना है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज करता है वोल्टेज को एसी सर्किट्स के लिए, सिर्फ एसी के लिए हमारे पास वोल्टेज या करंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बट दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, जो हम कॉइल्स यूज करेंगे इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी, जो ये हमारे पास इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वाइंडिंग्स की, वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होगी। वोल्टेज और करंट में चेंजेस लेके आते हैं बट साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी कॉइल आती है। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है, तो मीन स्टेप अप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा, वोल्टेज भी राइज करवानी है तो सेकेंडरी में ज्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन सेकेंडरी में ज्यादा, रेजिस्टेंस भी किस में आ जाएगी? सेकेंडरी में ज्यादा। बट करंट हमारे पास उल्टा होगा, प्राइमरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा। तो यहाँ पे हम एक के फैक्टर डिनोट करते हैं, इसको हम टर्न रेशियो बोलते हैं। अगर हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो आइडियल मींस नो पावर लॉस। तो वी आई, या हम बोल सकते हैं ई आई इज इक्वल टू इनपुट, ई आई इज इक्वल टू आउटपुट, यही होगा हमारे पास। अगर हम यूज कर रहे हैं पी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। तो इनपुट और आउटपुट की जो पावर है वो सेम है, पावर लॉस नहीं हो रहा। किसके लिए? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एसी के लिए यूज करते हैं, डीसी के लिए नहीं कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वाइंडिंग्स के लिए वो हम कितनी ले लेते हैं? इनफाइनाइट लेंगे। नेक्स्ट हम बोलते हैं प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है हमारे पास। तो वोल्टेज जो है सेकेंडरी की ज्यादा, प्राइमरी की कम। अब ये जो हम वोल्टेज ले रहे हैं सेकेंडरी और प्राइमरी की, ये दोनों जो है हमारे पास, इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई का। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, फेज डिफरेंस होगा हमारे पास इसमें पाई का। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस सेकेंडरी की ज्यादा, बट करंट किस में आएगा? प्राइमरी में ज्यादा आएगा। अब टर्न रेशियो हमारे पास क्या है? ES टू EP की रेशियो, NS अपॉन NP की रेशियो, या हम बोल सकते हैं लोड वोल्टेज VS अपॉन VP की रेशियो, करंट IP अपॉन IS, ये चारों मिला के किसके इक्वल आ जाते हैं हमारे पास? K के इक्वल। तो रेशियोज याद रखनी है, E, N और V में SS ऊपर, सिर्फ करंट में क्या आ जाएगा? प्राइमरी का करंट IP ऊपर आएगा। सिमिलरली स्टेप डाउन में प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। तो प्राइमरी की वोल्टेज ज्यादा, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी के जो टर्न्स हैं वो ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम हो गए। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी की ज्यादा, रेजिस्टेंस प्राइमरी की ज्यादा, तो उसी के ऑपोजिट करंट सेकेंडरी में ज्यादा होगा। और जो ये टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो हमारे पास प्राइमरी के लिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए ग्रेटर देन 1, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए जो टर्न रेशियो है वो लेस देन 1 होती है।
इसके बाद ट्रांसफॉर्मर में ही हमारे पास आती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इनटू 100। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी है जो हम डिफाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मर के लिए। बाय।